नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, मुद्दे के बाद के इस कार्यक्रम में, वो हिस्ट्री का या इतिहास का कह सकते हैं बहुत ही अभिन्न अंग है। उस इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जब हम मध्यकालीन भारत में मुगलों के संघर्ष को हम दक्षिण भारत में देख रहे होते हैं, तो उसी से संबंधित एक विशेष समय काल की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस इतिहास को हम चर्चा कर रहे होंगे। मुझे प्रबल इस बात की संभावना दिख रही है कि आगामी परीक्षा में इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इतिहास के इस भाग से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। प्रबलता से इस बात की हमें अनुभूति हो रही है। इसका रीजन है कि हाल फिलहाल में शिवाजी और उनके कार्यों की लगातार चर्चा रही है, सुर्खियों में रहे हैं। कुछ समय पहले आपने देखा कि नेवल इंसिग्निया जो था, नौसेना का जो ध्वज है, वो शिवाजी के चिन्हों से प्रेरित है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा गहमा गहमी है, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अक्सर शिवाजी राजे का नाम, वीर शिवाजी का नाम, छत्रपति शिवाजी का नाम इतिहास के पन्नों से बार बार वर्तमान में लिया जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनके बारे में जानें। अभी हाल फिलहाल में ये फिर से छत्रपति शिवाजी का नाम मराठा जो राजनीति है उसके माध्यम से समक्ष आया है, सामने आया है। तो उस चीज को समझने के लिए पहले हम छोटा सा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे कि खबर क्यों आ गई है, क्यों इतिहास का ये पन्ना फिर से एक बार हमारे सामने जीवंत हो रहा है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आज हम छत्रपति शिवाजी के बारे में विशेष बातें करने वाले। खबर से ही संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसी को हम उनके इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो हम खबर को देखेंगे। भाजपा के महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री हैं, जिनका नाम है मंगल प्रभात लोढ़ा। इन्होंने अभी एक टिप्पणी करी है, और मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं, जो अभी आपको मालूम है कि हाल ही में महाराष्ट्र में तख्ता पलट हुआ था, जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं और उनकी जगह पर नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी जो है वो यहां पर आ गए। तो इस कहानी को कुछ टिप्पणी के रूप में भाजपा के महाराष्ट्र के जो पर्यटन मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया। उनका स्टेटमेंट जो है वो यहां पर लिखा हुआ है। लोढ़ा जी का जो स्टेटमेंट है वो यहां पर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज कन्फाइंड इन आगरा बाय मुगल एम्परर औरंगजेब। इसी कहानी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। यही हमारे चर्चा का विषय है कि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो एक समय ऐसा आया जिस समय नजरबंद कर लिए गए थे औरंगजेब के द्वारा। हमारी दृष्टिकोण अगर ये है तो, मतलब मेरी दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक कूटनीतिक हिस्सा भी है महाराजा छत्रपति शिवाजी का। अब भले ही वो सफल ना हुआ हो, लेकिन कोई बात नहीं है। रणनीति है, कूटनीति है, ये कभी सफल होती है, कभी सफल नहीं होती है। तो हम इसमें औरंगजेब की कोई वाहवाही नहीं गिन सकते हैं। मुझे लगता है ये एक छत्रपति जी का एक योजना था, पर वो सफल नहीं हुआ, ये एक अलग बात। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो आगरा में के किले में जो है वो औरंगजेब के द्वारा नजरबंद किए जाते हैं। लेकिन शिवाजी केम आउट फॉर स्वराज के लिए वो फिर से वहां से निकल भागे। तो ये एक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जाना जाता है, शिवाजी का आगरा के किले से पलायन हो जाना, निकल भागना। तो इसी चीज को कोट किया है सीएम एकनाथ शिंदे वॉज ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग कन्फाइंड बाई समवन। अब ये समवन कौन है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पिछली जो सरकार थी उनको टारगेट किया गया यहां पर। बट इन द लार्जर वेलफेयर ऑफ महाराष्ट्र ही ऑल्सो स्टेप्ड आउट, ये भी बाहर आ गए। तो एक तरीके से यहां पर एकनाथ शिंदे जी के लिए पर्यटन मंत्री मंगल प्रसाद लोढ़ा ने तुलना कर दी है कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी से। तो जैसे वो अपने स्वतंत्र राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और उसे फिर से उसके अस्तित्व को कायम करने के लिए मुगलों के चंगुल से भाग निकले थे, उसी तरीके से इनके लिए भी कहा गया है। तो अब ये स्टेटमेंट बहुत चर्चा में आ जाता है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वो विषय भी बहुत चर्चा में आ जाता है कि किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी जो है वो
आगरा से धता बताते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था को वहां से निकल बैठे थे। तो ये शिवाजी की कह सकते हैं उनके जो रिस्पेक्ट में ये बहुत बड़ा इवेंट है, इतिहास में गिना जाता है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, पर चर्चा यूं ही क्यों करें, केवल यहीं की ही चर्चा क्यों करें। हम शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। ये वीर व्यक्ति या व्यक्तित्व 20 अप्रैल सन 1627 को तत्कालीन पूना के उत्तर में स्थित एक नगर है जिसका नाम है जुन्नार नगर, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो हैं वो थे शाहजी भोसले, जो कि बीजापुर जो रियासत थी उस समय, या बीजापुर जो आदिल शाही रियासत थी, वहां पर एक अच्छे ओहदे पर थे। और इनकी माता का नाम, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था, लेकिन पिताजी ने एक और विवाह किया मोहंते नाम की एक स्त्री से, और इस कारण जीजाबाई जो हैं वो अपने बेटे छत्रपति को लेकर के शाहजी भोसले से अलग हो गई और अलग रहने लगी। लेकिन इन सब का यह कतई अर्थ नहीं है कि अब शुरुआत में अगर देखा जाए इस घटना की वजह से पिताजी जो हैं उनका संरक्षण अपने बेटे को डायरेक्टली तो नहीं मिल पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पिताजी ने जीजाबाई की या फिर अपने बेटे शिवाजी की देखभाल नहीं करी या फिर उनका ख्याल रखा। बहुत ही वफादार और बहुत ही उच्च कोटि के जो सेनापति थे इनके, और सैन्य से लेकर के रणनीतिक जो साझेदारियां देखने को मिलती हैं शाहजी भोसले के साथ में, उनको जो है संरक्षक के रूप में भेजा गया, और वो थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव जो हैं वो छत्रपति शिवाजी के आरंभिक संरक्षक हुए। ठीक है, अब आप इन्हें संरक्षक के रूप में मान लीजिए, गुरु के रूप में मान लीजिए, पिता स्वरूप मान लीजिए, कैसे भी, तो इन्होंने बहुत कह सकते हैं कि साथ दिया है। और छत्रपति शिवाजी के आरंभिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो इन पर दादाजी कोंडदेव जो कि इनके संरक्षक थे, और साथ ही इनकी जो माता हैं जीजाबाई, ठीक है, जीजाबाई, इनका जो है बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। जीजाबाई ने वीरता से प्रेरित तमाम सारी कहानियां, धार्मिक कहानियां, तो धर्म और वीरता और राष्ट्रवादिता इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी माता से सीखी, और इसमें एक अहम योगदान जो है इनकी वीरता में एक, हालांकि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन छत्रपति शिवाजी का नहीं लगता था, लेकिन युद्ध नीति और युद्ध कौशल जो है उन्होंने अपने संरक्षक दादाजी कोंडदेव से बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा, इंप्लीमेंट किया इसको। आगे चल करके 12 वर्ष की आयु में ही इनको पूना की जागीर जो है वो प्राप्त होती है, और इसी वर्ष ही 1640 के आसपास इनका जो है विवाह साईबाई निम्बालकर से हो गया। ठीक है, तो 1940 में इनका विवाह भी हो गया, अल्प आयु में हो गया एक तरीके से, 12 वर्ष की अल्प आयु में। उसी समय इनको पूना की जागीर भी प्राप्त हुई। तो ये अपने दादाजी के साथ जब रह रहे हैं तो शुरुआती व्यवस्था के तौर पर भी ये धीरे धीरे चाहते हैं कि इनका प्रारंभिक उद्देश्य कहीं ना कहीं विकसित हो जाता है, एक स्वतंत्र राष्ट्र को विकसित करने का एक उद्देश्य इनके पास आ जाता है। इनके मन में विचार आता है कि हम किसी भी मुगल या फिर मुस्लिम जो उस समय सल्तनत थी, जैसे कि बगल में आदिल शाही सल्तनत ही चल रही थी, मुगल्स तो अभी इनके प्रभाव में बहुत ज्यादा नहीं थे, तो वो उनके सूबेदार के तौर पर जीवन बिताना नहीं चाहते थे। स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना इनका प्रारंभिक उद्देश्य ही रहा। लेकिन इन सब चीजों को सुनते हुए आप ये मत सोचिए कि अगर वो महाराष्ट्र के रूप में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाह रहे हैं तो वो ये नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो ये चाह रहे हैं कि मुसलमानों को यहां से निकाला जाए। ऐसा उद्देश्य नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। जहां वो ये चाहते हैं कि किसी मुस्लिम शासक या फिर जो नवाब हैं या फिर जो भी राजे हैं उनके सूबेदार बनकर के हम अपना राज्य नहीं चला सकते, वहीं वो ये भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र राष्ट्र को स्थापित करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो देश से मुसलमानों को निकालना चाहते हैं या भगाना चाहते हैं। ये चीज स्पष्ट है। तो क्या स्पष्ट हो रहा है? उनका प्रारंभिक यही है कि हिंदू धर्म की जो रक्षा है वो तो ये करना चाहते हैं। इसका मतलब ये कहीं नहीं है, किसी भी अपने धर्म की रक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, जैसा कि कुछ अन्य धर्मों ने पहले पूर्व में किया भी।
तो ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं वो। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उनमें इनका जो ये जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना, हिंदू धर्म की रक्षा करना, ये जो उद्देश्य है ये काफी हद तक राजनीतिक उद्देश्य है, पहली चीज। इसके अलावा हमको ये भी समझना चाहिए कि वो ये चाहते हैं कि वो चाहे मुगल हो, देखिए दो ही चीजों का ये मराठा जो राष्ट्र है जिसको एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं उस पर दो ही चीज का खतरा है। एक तो मुगलों का दक्षिण में आना, और दूसरा जो आदिल शाही वंश है बगल में इनके, जिसको आप जो इनके आसपास जो गोलकुंडा आदि का जो जगह है, बीजापुर की जो जगह है, बीजापुर, खास तौर से बीजापुर की जो जगह है, ये सब, ठीक है। इस पर जो है ये नहीं चाहते थे कि ये बढ़े मराठा राज्य की ओर। उनका मानना क्या है कि भाई तुम अपना उत्तर में विस्तार रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। शिवाजी का मानना यह था कि किसी भी तरीके से ताप्ती नदी तक ही अपनी सीमा आप रखिए, नीचे दक्षिण में मत आइए, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाले, आप हमें डिस्टर्ब ना करिए मुगलों के प्रति। इसी तरीके से बीजापुर अपनी सीमाओं तक सीमित रहे, हमारे राज्य में ना आए, हमारे राज्य को कब्जा करने की कोशिश ना करे। तो इस चीज से स्पष्ट होता है कि उन्हें मुगल के रूप में मुस्लिम्स हो, चाहे बीजापुर में आदिल शाही के रूप में मुस्लिम्स हो, उससे उनको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज से है कि हमें स्वतंत्र राज्य स्टैब्लिश करने में दिक्कत आप ना करें, आप स्वतंत्र रहिए, आप दूसरी जगह पर विजय करिए, हमें उससे मतलब नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उस समय का आरंभिक राष्ट्रवादिता का एक उदय होता हुआ सा दिखाई दे रहा है कि हम, जैसे भारत वर्तमान समय में क्या चाहता है, कोई कुछ भी करे, हमारे भारत को डिस्टर्ब ना करे कोई, हम अपने राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र, अपनी नीतियों के रूप में स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब उस मामले में दखलंदाजी करेंगे तो प्रतिद्वंद्विता झेलनी पड़ेगी। ये ही एक सोच जो है हमको यहां पर देखने को मिलती है छत्रपति शिवाजी की, इसको स्पष्ट रूप से हमें समझना है। यहां पर एक इतिहासकार का रेफरेंस हम लेंगे, एमजी रनाडे जी का, क्योंकि इन्होंने छत्रपति जी के पूरे जीवन काल को 4 तरीके से डिवाइड किया है और 4 तरह से डिवाइड करके उसमें अलग अलग उद्देश्यों को रिप्रेजेंट करने की बात करी है। जैसे कि आरंभ के 6 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ के 6 वर्ष में छत्रपति ने क्या किया, उस समय छत्रपति नहीं है, उस समय बस शिवाजी हैं वो। तो आरंभ के 6 वर्ष में इन्होंने जो भी क्षेत्रीय मराठा शक्ति है, मराठा शक्ति जो है उसको एकजुट करने का प्रयास किया है, एकजुट करने का प्रयास किया है, और जो पूना जो जगह है, पूना के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उस पूना के आसपास के क्षेत्र में मराठा जो है उनका विस्तार करने का काम किया है। तो ये कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं है, एक प्रारंभिक छोटा सा विस्तार है। हालांकि दादाजी कोंडदेव जो हैं वो इन सब चीजों के, इन नीतियों के खिलाफ हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा किया जाए, मतलब डायरेक्टली आप शत्रुता मत लीजिए, ऐसा उनका कहना था, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद अगले 10 वर्षों में उन्होंने जो भी मराठा शक्ति जो एकत्रित हो रही है उसके अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्रवाद प्रेरित करने का काम किया है और अपने क्षेत्र को थोड़ा सा और प्रसारित करने का कार्य किया है। ये वाला टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस वाले काल में उनको जो है आदिल शाही जो प्रतिद्वंदिता है, ठीक है, उसका सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीजापुर के आसपास के कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने कब्जा किया था इस दौरान, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए कि हमको कोई साधारण ना समझे। ये वो समय है 1662 से लेकर 1672 तक का, जिसमें मुख्य रूप से मुगलों का सामना किया गया है छत्रपति जी के द्वारा और एक विशाल मराठा साम्राज्य को एस्टैब्लिश किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है 1662 से लेकर के 1672 तक का। इसमें कई बार डायरेक्टली मुगलों से इनको युद्ध करना पड़ जाता है, कई बार जो है ये कह सकते हैं कि बीजापुर जो जगह है, बीजापुर, उससे जो है कई बार टक्कर लेने को मिलता है, कई बार इनकी संयुक्त शक्तियां सामने आ जाती हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां जिनको देखने को मिलती है। शासन के अंतिम समय में, या अपने कह सकते हैं जीवन के अंतिम समय में, एक और टाइम हमको देखने को मिलता है 1674 से लेकर के 1680 तक का। ये वो समय सबसे पहले जिसमें उन्होंने अपने आप को छत्रपति
छत्रपति घोषित किया है। नीतिगत मतलब नई नीतियां लागू करी हैं, एक स्वतंत्र नीतिगत शक्ति के अंतर्गत अपने आप को प्रेरित करते हुए विधिवत शासन करने का यहां से उन्होंने प्रयास किया है। इसी दौरान उनको अपनी मां को भी खोना पड़ता है, ठीक है। और ये 3 महत्वपूर्ण उनकी उपाधियां हैं, छत्रपति, हैंदव का मतलब हिंदुआना या हिंदू, हैंदव धर्मोधारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, ये कुछ उपाधियां लेकर के वो गद्दी पर बैठते हैं। और शुरुआत में उन्हें लगा था कि मुगलों के साथ मिलना ठीक है, वही वो समय है जिसमें वो आगरा गए थे औरंगजेब से मिलने, लेकिन क्योंकि वो सफल नहीं हुआ वहां पर वो अभियान, इसलिए जब दोबारा से आए तो उन्होंने फिर से प्रचार प्रसार की नीति जो है वो तेज कर दी और अंततः जो है एक बहुत सारे जो राज्य हैं वो स्वतंत्र रूप से करवा दिए। तो ये हमको देखने को यहाँ पे मिला। बहुत अच्छी चीजें आपको यहाँ पर सुनने को मिलेंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको जब ऐसे राइटिंग करनी हो, जब आपको ये क्वेश्चन करने को दे दिया जाए कि क्या छत्रपति शिवाजी के शासनकाल को हम एक राष्ट्रवादी शासक के रूप में देख सकते हैं, इस तरीके के हों, मुगल और जो छत्रपतियों के युद्ध हैं उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो वहां से आप इन चीजों को लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। रिलेशंस जो हैं दक्षिण भारत में के राज्यों के साथ अगर आपको छत्रपति के देखने को पूछ लिया जाए तो उसके संदर्भ में आप यहां से अच्छे से क्वेश्चंस लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिए समझिए। बहरहाल आरंभिक चीजों की अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना होगा छत्रपति शिवाजी के प्रसार के बारे में। और जब प्रसार की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, प्रारंभ में उन्होंने पुणे और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसको जीतना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ानी शुरू करी है। और अभी तक जो साम्राज्य है वो आपको मैंने बताया कि जो बीजापुर है उसके संरक्षक के तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब ये स्वतंत्र रहना चाह रहे हैं और इसीलिए बीजापुर के लोगों को तो स्वाभाविक सी बात है आदिल शाही वंश को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, गोलकुंडा के लोगों को पसंद नहीं आएगा, कोंकण के लोगों को पसंद नहीं आएगा, वहां के शासकों को इनकी ये प्रसार की नीति पसंद नहीं आएगी। और इसीलिए दादाजी कोंडदेव जो है उनको समझा रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन वो उनकी बात नहीं माने। उनके समय में भी उन्होंने प्रसार किया और मराठों को एकत्रित संगठित किया, सफल भी हुए। 1647 में दादाजी की जब मृत्यु हो गई, कोंडदेव जी की मृत्यु हो गई, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत तो ये कंट्रोल कर ही लेते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल किसी के भी प्रभाव से निष्प्रभावित होकर के अब अपना प्रसार तेजी से फैलाना शुरू कर देते हैं। और 1643 में उन्होंने बीजापुर से सिंहगढ़ जो है वो प्राप्त कर लिया। और इस घटना के बाद उन्होंने तमाम सारे आसपास के जो राज्य थे, जैसे कि यहां लिखा है चाकन, पुरंदर, बारामती, तोरना, सूपा, तिकोना, उसके अलावा लोहगढ़, रायरी, ये रायरी आगे चल करके रायगढ़ के नाम से जाना जाएगा, रायगढ़ के नाम से, और ये रायगढ़ ही आगे चल करके इनका राजधानी भी हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों पर उन्होंने धीरे धीरे करके अधिकार करना शुरू कर दिया। इसी समय 1648 में पुरंदर का राजा हुआ करता था नीलोजी नीलकंठ, ये मराठा था, ये भी मराठा सरदार ही थे, मराठा सरदार है ये, लेकिन इन मराठा सरदार को जो है आदिल शाही वंश से प्रेरित माना जा सकता है। तो इसलिए इस किले पर कब्जा किया गया और पुरंदर को 1648 में इन्होंने कैप्चर कर लिया, नीलोजी नीलकंठ को हरा करके। यही वो समय है जिस समय मोहम्मद आदिल शाह जो है वो थोड़ा सा बीमार पड़ा 1664 से 1656 के बीच, और इस दौरान शिवाजी ने इसके दरबार के कई सारे लोग ऐसे थे जिनके दरबार के लोगों को रिश्वत वगैरह दे करके या फिर उस समय की नीतियों के अंतर्गत आता था, कूटनीति के अंतर्गत आता था। इनके दरबार के तमाम सारे ऐसे लोग थे ये मोहम्मद आदिल शाह के, जिनके दरबार के लोगों को शिवाजी ने अपने तरफ मिला लिया था। दरबार में थे उनके, लेकिन मिला अपनी तरफ लिया था। तो बहुत सारी चीजें जो घटित होने वाली थी तो उसके बारे में जानकारी इनको यहां से मिल जाती थी। ठीक है, तो ये एक राजनीतिक और रणनीतिक कार्य किया गया था। 1656 तक उन्होंने कोंकण प्रदेश के काफी जो भाग हैं वो भी जीत लिए। तो अब ये एक तरीके से धीरे धीरे करके शिवाजी का ये जो प्रसार है वो इतना ज्यादा तेजी से फैल रहा है कि अगल बगल का गोलकुंडा हो, बीजापुर हो और ऊपर बैठे हुए मुगल हो उत्तर में, ये सब इनके प्रसार से कहीं ना कहीं चिंतित होने लगे। 25 जनवरी सन 1656 बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जावली। इस जावली को उन्होंने एक मराठा सरदार चंद्रराव से जीत लिया। चंद्रराव की हत्या कर दी और हत्या करके उन्होंने जावली को जीत लिया, और इसी में किला था जिसका नाम है रायगढ़, और इस रायगढ़ को जीत करके उन्होंने अपनी राजधानी इसे बना लिया। तो इस तरीके से रायगढ़ भी इनकी राजधानी हो गई। रायगढ़ को 1656 में इन्होंने जीत लिया, राजधानी बना लिया। अब ये समय तो हो गया, एक यहां तक का जो समय है ये आप समझ लीजिए कि जो
क्षेत्रीय प्रसार है, ये एक तरीके का क्षेत्रीय प्रसार था जो आपको यहां पर देखने को मिला, और जिसमें काफी हद तक हम कह सकते हैं वे सफल भी हुए। और ऐसा नहीं है कि केवल शक्ति का सहारा लिया, कूटनीति, रणनीति, शाम दाम दंडभेद, हर प्रकार की जो नीति अपना सकते थे वो सब अपना करके उन्होंने ये काम किया, जो कि उस समय बहुत ही प्रचलित थी। इसको आप कूटनीति कह सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं है, ये आज की तरीके की कोई संविधान वाली चीज नहीं है, और उस समय कोई यूएनओ नहीं बना हुआ है, ठीक है। और यूएनओ का वैसे भी कितना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस आजकल दिख रहा है तो आपको भी मालूम है, इतनी ज्यादा क्या ही इंपॉर्टेंस है ना। तो क्षेत्रीय प्रसार ठीक, काफी हद तक सफल। दूसरे फेज में आ जाइए, ये वो समय है 1657 का, जब मुगलों से उनका आमना सामना होने जा रहा है। औरंगजेब जो है वो उस समय, औरंगजेब जो है आप ऐसे मान लीजिए कि बादशाह के रूप में नहीं है, शहजादा औरंगजेब है। ये शहजादा औरंगजेब जो है वो दक्षिण भारत में अपना प्रसार करना चाहता है, लेकिन अब उसे मालूम है कि दक्षिण भारत में प्रसार करने के लिए एक तो बड़े स्तर पर हमें बीजापुर को जीतना पड़ेगा, बीजापुर को, और जो नवोदित शक्ति है मराठा की, किसके अंतर्गत में, शिवाजी के अंतर्गत में, शिवाजी के, माफ कीजिएगा, शिवाजी के नेतृत्व में। तो जो शिवाजी के नेतृत्व में जो ये आपको नई शक्ति देखने को मिल रही है, इनसे जो है औरंगजेब को लड़ना पड़ेगा। बजाय कि शिवाजी के ऊपर लड़ाई आरोपित करने के, इसने पहले कैप्चर करना चाहा आदिल शाही व राजवंश को, और बीजापुर को जो है वो समाप्त करने की कोशिश की। बीजापुर के ऊपर औरंगजेब ने हमला कर दिया। जब बीजापुर के ऊपर हमला हुआ तो जो प्रतिद्वंदी बीजापुर है, इसी प्रतिद्वंदी बीजापुर ने शिवाजी से सहायता मांगी, शिवाजी से सहायता मांगी। और जब शिवाजी से सहायता मांगी तो शिवाजी ने मुगलों के ऊपर, दक्षिण पश्चिम प्रांत जो मुगलों के अंतर्गत आ चुके थे, उनके ऊपर बैक टू बैक कई सारे हमले किए और उनको काफी हद तक कमजोर कर दिया। सूरत उरत के जो बंदरगाह थे उनको बुरी तरीके से लूट के बहुत सारा पैसा जो है इकट्ठा कर लिया। लेकिन इधर जिस बीजापुर ने औरंगजेब से बचने के लिए इनसे सहायता मांगी थी, अब देखिए शिवाजी और बीजापुर के बीच में प्रतिद्वंदता चल रही है, लेकिन शिवाजी अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर मुगलों को दक्षिण में रोकना है तो फिलहाल हमें बीजापुर का साथ देना होगा। तो इससे दो फायदे हो सकते थे, एक तो हो सकता है कि भाई मुगल तो रुक ही जाएंगे अगर हम साथ दे देंगे, दो बड़ी शक्तियां बीजापुर और शिवाजी की शक्ति मिलकर के मुगल को लड़ाएगी तो हार ही जाएंगे मुगल। तो एक तो फायदा हो जाएगा दक्षिण में मुगलों के प्रसार को रोकने से। दूसरा फायदा यह होगा कि जब हम इनके ऊपर इनकी सहायता करेंगे तो हम बाद में संधि रख सकते हैं कि भाई अब हम तुमको बचाया है हमने, हम तुम्हारे राज्य को कब्जा नहीं करें, तो अपने से मतलब रखो, हमारी तरफ ना आना। हो सकता है कि इस संधि का वहां पर प्रस्ताव रखा जाता। लेकिन बीच में क्या हुआ कि शिवाजी जब बीजापुर की संधि, बीजापुर से की बात को मान करके शिवाजी ने दक्षिण पश्चिम इलाके में मुगलों के ऊपर हमला करना शुरू किया। इसी बीच औरंगजेब और जो बीजापुर के सुल्तान हैं उनके बीच में संधि हो गई, यानी कि मुगल और बीजापुर में क्या हो गई, बीजापुर में संधि हो गई। और इस संधि के कारण जो है शिवाजी ने भी अपना हमला फिर रोक दिया कि भाई हम दुश्मनी क्यों लें, तुम्हारी वजह से लड़ रहे थे, तुमने तो संधि कर ली। तो संधि हो जाती है यहां पर। इस तरीके से आरंभिक रूप जो है यहां पर देखा जाए तो मुगलों के साथ में युद्ध की रूप में यहां पर देखने को मिल रहा है शिवाजी का। अब इसमें डायरेक्टली वो मुगलों से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे, लेकिन निशाने पे आ गए। अब मुगलों के कह सकते हैं कि एक तरीके से मुगलों के विरोधी हो गए अब ये, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन ठीक है, हो गए विरोधी। कुछ समय बाद 1659 में बीजापुर ने अपने वफादार सरदार अफजल खां को शिवाजी को या तो मार डाला जाए या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, इस उद्देश्य से अफजल खान को भेजा। और अफजल खान यह चाहता था कि हम इस तरीके से शिवाजी के पास मिलने जाएं कि उससे पहले हम शिवाजी को भयंकर तरीके से भयभीत कर दें। और इसी उद्देश्य से वो बीजापुर से इनके साम्राज्य की ओर, रायगढ़ की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में न जाने कितने मंदिरों को उसने तोड़ा, न जाने कितने हिंदुओं को परेशान किया, मौत के घाट उतार दिया, लूटपाट करी। और यह सब इसलिए किया कि ये सारी सूचना जो है शिवाजी को पहुंचे और शिवाजी उसके इस आतंकी भाव से भयभीत हो जाए। ऐसा करते हुए सरदार अफजल खान जो है
ये वाई नामक स्थान पर पहुंच गया और वहां जाकर के जब रुकता है तो वहां से एक दूत कृष्णाजी भास्कर के रूप में भेजता है। ये अफजल खां जो है उनका दूत है कृष्णाजी भास्कर। कृष्णाजी भास्कर शिवाजी से मिलने जाते हैं और शिवाजी को ऑफर करते हैं कि अफजल खान जो है वो तुमसे संधि करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, और यदि अगर तुम मिलोगे उनसे तो तुम्हारी जो भी जागीरें हैं पुणे और आसपास की जो तुमने जीती हुई हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। तुम्हें केवल आदिलशाही स्वीकार करनी है। अगर तुम आदिलशाही स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी जीती हुई न सिर्फ जागीरें दी जाएंगी बल्कि तुम्हारे आसपास की जो छोटी जागीरें हैं वो भी तुम्हें दे दी जाएंगी। बस काम क्या करना है, आपको आदिलशाही जो है वो स्वीकार करना है। जब कृष्णाजी भास्कर ये सारी संधि लेकर के शिवाजी के समक्ष आए तो शिवाजी ने धर्म की दुहाई देते हुए कृष्णाजी भास्कर से आदिल शाह के ये जो अफजल खान जो था इसके मन की बात को जानने का प्रयास किया। और मन की बात क्या थी कि या तो मार डालेंगे या छल से गिरफ्तार कर लेंगे। और जब ये मन की बात भांप ली तो कृष्णा जी से कहा कि आप जाइए, हम अपना दूध भेजेंगे। कृष्णा जी वापस आ जाते हैं और जब कृष्णा जी वापस जाते हैं तो उसी समय शिवाजी ने अपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सैन्य प्रतिनिधि हैं मोरो पिंगले और नेताजी पालकर, इनको कहा कि प्रतापगढ़ के जंगलों में अपनी सेना को लेकर के जाकर के छुप जाइए। तो प्रतापगढ़ के जंगलों में जाकर के ये लोग मोरे पिंगले और नेताजी पालकर जो है वो जाकर के छुप जाते हैं। और उसके बाद शिवाजी अपने एक दूत गोपीनाथ को भेजते हैं, है ना। तो ये जो अफजल खान है इनके पास जाता है। अफजल खान के पास जाकर के गोपीनाथ जो हैं वो कहते हैं कि महाराज आपसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। एक तो शिवाजी आपसे बहुत डरा हुआ है, शिवाजी आपसे मिलना चाहते हैं और क्योंकि वो आपसे बहुत भयभीत हैं, आपकी वीरता से बहुत भयभीत हैं, वो नहीं चाहते अपने साम्राज्य को नष्ट होने के लिए, तो इसलिए आपसे वो मिलना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान आपको थोड़ी बहुत उनसे, क्योंकि वो शंकित भी हैं आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपसे भयभीत हैं, थोड़े शंकित भी हैं, तो उन्होंने जो स्थान तय किया है आप उनके पास मिलने चले आइए, अपने सैनिक लेकर के आइए, सैनिकों को थोड़ा सा दूर कर लीजिएगा। आप चाहें तो सशस्त्र भी आ सकते हैं अपने साथ 2 बंदों को लेकर के, लेकिन पूरी सैन्य शक्ति को लेकर के ना आए, हम लोग नियत्ते ही आने वाले। ऐसी सारी चीजें जो है वहां पर बात करी गई। तो भाई ये अफजल खान तैयार हो गया। अफजल खान ने कहा कि ठीक है, शिवाजी भी अपने साथ में 2 अंगरक्षक ला सकते हैं, लेकिन वो दोनों अंगरक्षक और खुद शिवाजी बिल्कुल निहत्थे होने चाहिए। गोपीनाथ ने कहा ठीक है, ऐसे ही होगा, और मिलने का स्थान तय हुआ। ठीक है, वार नामक स्थान पे दोनों लोगों की मुलाकात होती थी प्रतापगढ़ के जंगलों के पास में, जो कि किले से अलग था। ठीक, अब शिवाजी के साथ में जीव महल और शंभूजी कावजी के नाम से 2 अंगरक्षक हैं जिनको लेकर के शिवाजी जो है वो पहुंच गए कहां, इनसे मिलने, अफजल खान से। 2 नवंबर 1659 को वार नामक स्थान पे दोनों लोगों की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में जो अफजल खां जो है ये अपने साथ भी 2 अंगरक्षक को लाता है, 2 अंगरक्षक। ठीक है, इनमें से एक प्रख्यात जो है वो तलवारबाज है, एक प्रख्यात जो है वो तलवारबाज है जिसका नाम है सैयद बांदा। इसको अपने साथ में रखा हुआ है इस अफजल खान ने। और जब दोनों लोग मुलाकात करने जाते हैं तो गले मिलने की एक जो औपचारिक चीजें होती हैं वो करी जाती हैं। गले मिलने के दौरान ही एक छल यहां पर होता है। पहले ये छल अफजल खान की तरफ से किया जाता है। अब जब शिवाजी गए तो शिवाजी ने जो अंगरखा पहन रखा था उसके अंदर जो है लोहे का कवच पहन लिया था, जो पगड़ी पहनी हुई थी उसके ऊपर लोहे की टोपी पहन ली थी, बायां हाथ में बगनखा पहना था उन्होंने, और दायां हाथ जो था उसके अपने बाहों में उन्होंने वो छुरी जो है वो छुपा ली थी, कटार या छुरी जो है छुपा ली थी। लेकिन जब चेक किया गया तो कोई पा नहीं पाया और इन्हें लगा कि ये निहत्थे आए। पर ये जान चुके थे पहले ही कृष्णा जी के माध्यम से कि यहां पर ये दिक्कत होने वाली है। तो अफजल खां जो है वो तो सशस्त्र आने की बात किया था। हालांकि जो गोपीनाथ था उसने इस बात के लिए मना लिया था कि आपके जो बंदूकची वगैरह हैं उनको आप
1000 बंदूकशी के आसपास थे इसके पास में। उनसे कहा था कि थोड़ा सा आप दूर रहिएगा, जब कोई दिक्कत हो तो भले ही आप बुला लीजिएगा, आसपास ही रखिए लेकिन दूर रखिएगा। तो वो बात अफजल खान ने मान ली थी। तो अफजल खान जब मिलता है गले में, उसी दौरान जो है ये वार कर देता है शिवाजी के ऊपर तलवार से। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो पहन रखा था कवच, तो वो तलवार जो है लग नहीं पाती है। और जैसे ये वार होता है तो इस वार में शिवाजी ने जो बगनखा पहना हुआ था वो, और जो दाएं हाथ में जो छुरी थी, वो दोनों से इसके पेट में वार कर दिया और घायल कर दिया बुरी तरीके से। जब घायल किया तब अफजल खान ने शिवाजी को छोड़ा। इस दौरान इसका जो तलवारबाज है सैयद बांदा, इसने बड़ी जोर से शिवाजी के सर पर जो है तलवार से वार कर दिया। अगर पगड़ी के नीचे उन्होंने वो ना पहना होता तो सर कट जाता। ये धोखेबाजी यहां पर करी गई थी। लेकिन बड़ी तेजी से, फुर्ती से जी महल ने उठ करके वो सैयद बांदा का हाथ काट दिया, क्योंकि ये लोग भी अपने जो है शस्त्र जो है छुपा करके आए थे अपने कपड़ों में, और तेजी से सैयद बांदा का हाथ काट दिया और उसे मार डाला। इस तरीके से छत्रपति ने जो है अफजल खां को मौत के घाट उतारा। ये घटना भी बहुत ज्यादा प्रेरित, अफजल खां वाली जो ये घटना है ये भी बहुत ज्यादा प्रेरित हुई थी। दक्षिण भारत में इसके कब्र को लेकर के वहां पर बात करी गई थी। तो ये सब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसकी वजह से न्यूज में रही है सारी चर्चा, और इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन्ड वे में आपको पढ़ा रहा हूं बहुत ही ज्यादा। अदरवाइज हम सीधे उसी घटना पे आते आगरा वाले में। बहरहाल इस तरीके से आदिल शाह जो है, आदिल शाही जो वो है वो पराजित हुआ, और उन्होंने फिर जो है वो जो इसका साम्राज्य है उसको कब्जे में करना शुरू कर दिया, और कब्जे में कर ही लिया। लेकिन बाद में 1662-63 में शाहजी का हस्तक्षेप हुआ और इन्होंने वापस कर दिया बीजापुर। 1660 में एक और घटना घटित हुई इसी दौरान, इस चीज से होने से पहले। 1660 में मुगल सूबेदार, वो जो है शाइस्ता खां, मुगल सूबेदार है शाइस्ता खां, वो अब यहां पर आया है। तो पहले ये बीजापुर का सूबेदार है अफजल खां जो आया था पराजित करने, और अब शाइस्ता खां आया है। शाइस्ता खां बीजापुर से पहले तो मुलाकात करता है। आप सोचिए, पहले मुगल आए थे तो पहले बीजापुर के ऊपर आक्रमण करने आए थे, और तब जो है शिवाजी ने साथ दिया था बीजापुर का। अब शिवाजी के खिलाफ ही मुगल जब आ रहे हैं तो बीजापुर को साथ में लेकर के आ रहे हैं, और बीजापुर से मिलकर के शाइस्ता खां जो है वो धीरे धीरे मराठा साम्राज्य की ओर बढ़ता है, और तकरीबन 2 वर्ष तक कहा जाए तो कई सारे किले ऐसे हैं जो छत्रपति शिवाजी, उस समय तक छत्रपति नहीं है हालांकि, शिवाजी के कब्जे में आ चुके थे, उन किलों को ये जीतने में सफल भी हो जाता है। लेकिन उसी दौरान 1663 में वर्षा काल में इस वर्षा काल को बिताने के लिए शाइस्ता खां जो है वो पुणे में रुकता है, और शिवाजी वेश बदल करके अपने 400 मराठा सैनिकों के साथ में पूना के किले में चुप्पे से घुस जाते हैं, चुपचाप, और घुस करके अचानक से शाइस्ता खां के ऊपर हमला कर देते हैं। शाइस्ता खां के न जाने कितने सैनिक मारे जाते हैं। हालांकि शाइस्ता खां बच निकलता है, केवल जब वार हुआ तो इसका एक अंगूठा कट गया शाइस्ता खां का, तो कटा हुआ अंगूठा लेकर के भाग खड़ा हुआ। और इस घटना में भले ही शाइस्ता खां मारा नहीं गया, लेकिन जो शिवाजी का जो ओहदा है वो बहुत बड़ा हो गया इस घटना के बाद। और फिर मुगलों ने बहुत दिनों तक, फिर उसके बाद सूरत पर आक्रमण फिर से किया गया, सूरत को फिर से लूटा गया, बहुत सारी चीजें जो है वो प्राप्त करी गई, और फिर लगभग 1-1.5 साल तक फिर मुगलों ने इधर आंख उठा करके नहीं देखा। ये है शुरुआत की चीज। अब इस तरीके से जो आदिल शाही राजवंश है और ऊपर जो मुगल वंश है, वो इनकी बढ़ती हुई, अद्वितीय रूप से बढ़ती हुई शक्ति से और योजना से, त्वरित योजना जो करते थे, किसी के समझ में ही नहीं आता था, नई नई चालें चलते थे। तो उन सब चीजों से भयभीत होने लगे ये दोनों लोग, और किसी तरीके से प्लानिंग होने लगी कि भाई एनी हाउ इस व्यक्ति को कंट्रोल किया जाए, वरना अपने अपने जो साम्राज्य हैं वो अस्तित्व संकट में आ जाएगा उनका। 1665 में राजा जयसिंह, जो कि मुगल दरबार का एक कह सकते हैं कि सूबेदार था, शाहजहां के समय से लेकर के औरंगजेब के समय तक सैकड़ों युद्ध इस व्यक्ति ने लड़े हैं, और बड़ी वीरता से लड़े हैं। राजा जयसिंह को तुर्की, फारसी, अरबी, राजपूताना, मराठी, तमाम सारी भाषाओं का ज्ञान था, और बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ ये व्यक्ति थे। तो औरंगजेब ने अब इस राजपूत शासक को भेजा है कि अब तुम ही जाकर के उस मराठा को कंट्रोल कर सकते हो। 60 वर्ष का ये बूढ़ा व्यक्ति अभी भी अपनी कूटनीति के लिए प्रसिद्ध था, और इससे पहले कि वो शिवाजी पर हमला करता, उससे पहले ये जान चुका था कि मुगल जो है वो दक्षिण भारत को
मतलब औरंगजेब तो शिवाजी तो जान ही चुके थे कि मुगल फिर से कह सकते हैं कि इसी प्रयोजन से फिर से भेजेंगे सेना, फिर से आ सकती है सेना। तो इसको ये भय था राजा जयसिंह को कि कहीं दोबारा अगर हम गए तो गोलकुंडा, बीजापुर और शिवाजी कहीं एक ना हो जाएं, जिसकी संभावना थी। और अगर एक हो जाएंगे तो फिर मुगलों को कोई जिता नहीं पाएगा। इसलिए इससे पहले कि शिवाजी के ऊपर हमला हो, क्योंकि शिवाजी भी जा सकते थे सहायता मांगने ना, जैसे पहले बीजापुर आया था, क्योंकि पहली प्रायोरिटी ये है कि दक्षिण में मुगलों का प्रभाव ना हो, फिर हम आपस में एक दूसरे को समझ लेंगे। पहली प्रायोरिटी ये थी। तो गोलकुंडा और बीजापुर और शिवाजी के त्रिगुट होने से बचने के लिए राजा जयसिंह ने कूटनीति का सहारा लिया और बीजापुर को किसी तरीके से मना लिया कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो। और जो तमाम मराठा, जो शिवाजी से घबराए हुए जो आसपास के छोटे मोटे जैसे द्वीप समूहों के लोग हैं और जो छोटी छोटी क्षेत्रीय शक्तियां थीं जो शिवाजी से परेशान हो चुके थे या शिवाजी से प्रेरित नहीं थे, जो शिवाजी के अगेंस्ट में थे, जो उनको जो है सबसे पहले इस राजा ने काबू में करना शुरू कर दिया। और जब ये सारी चीजें हो गई तब जाकर के हमला किया गया शिवाजी के ऊपर। शिवाजी के ऊपर इस हमले में शिवाजी काफी चीजें जो है वो गवा बैठे और अंततः जो है वज्रगढ़ को इस राजा जयसिंह ने जीत लिया। और जब जीत लिया तो शिवाजी वहां से निकल करके किसी तरह से अपने आप को पुरंदर के किले में सुरक्षित करते हैं। लेकिन उसके बाद मुगल सेना ने तमाम सारे इन साथियों के साथ मिलकर के, बीजापुर के साथ मिलकर के जो सेना है सबने पुरंदर को घेर लिया। काफी दिन तक घेरने के बाद जब शिवाजी को यह महसूस हुआ कि अब जीत पाना असंभव है, यहां एक चीज है सीखने की, जीतने के लिए जीना जरूरी है। शहीद होना ये कोई मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप वीरतापूर्वक लड़ें और युद्ध स्थल में शहीद हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जितना संभव हो आप शहीद होने से बचें, क्योंकि बचेंगे तो बचा पाएंगे। ये एक पहली नीति है। और तब तक लड़ें जब तक कि आपके पास में दम हो, रक्त हो, आपके पास जोश हो, जज्बा हो। तो ये भी कूटनीति का हिस्सा है। वो कहते हैं ना, शेर जो है जब 2 कदम पीछे करता है तो पीछे हटने के लिए नहीं करता है और जोर से हमला करने के लिए करता है। तो ये वही पीछे हटने वाली कहानी थी शायद, संभवतः। और इसमें निसंदेह भी कह सकते हैं हम, संभवतः शब्द को हटा लेते हैं, निसंदेह। पुरंदर के किले को जब घेर लिया गया तो शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ में संधि करी और इसी संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। इसको क्या कहा जाता है? पुरंदर की संधि, जो कि 22 जून 1665 को यह संधि होती है पुरंदर की। अब इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने 23 किले और 4 लाख हुण की वार्षिक आय वाली जो भूमि है, यह मुगलों को देना जो है वो स्वीकार किया, मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। और अब स्वयं जो है रायगढ़ और 12 किले जो हैं, रायगढ़ सहित 12 किले इनके हिस्से में आएंगे, जहां से 1 लाख हुण की ही वार्षिक आय ये प्राप्त कर सकेंगे, इससे अधिक की नहीं। ये संधि हुई और मुगल जो सत्ता है वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आप दक्षिण में अपने राजा बने रहिए। मुगल आधिपत्य को उन्होंने स्वीकार किया और इस नाते स्वयं तो नहीं गए मुगल दरबार में, लेकिन अपने बेटे संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ में भेजा। बीजापुर के विरुद्ध जब कभी भी युद्ध होगा मुगलों का, तो इस युद्ध में मुगलों की सहायता करेंगे, सैन्य सहायता करेंगे, यह बात भी इस संधि में कही गई, जिसके लिए शिवाजी राजी हुए। लेकिन बाद में एक संधि और आई, जिसमें शिवाजी ने कहा कि यदि 4 लाख हुण की वार्षिक आय की भूमि और बालाघाट, जो कि बीजापुर के पास का ही एक जगह था, उसको और वहां से प्राप्त 5 लाख हुण की वार्षिक आय को यदि अगर हमें लेने दिया जाए, तो बदले में हम मुगल सल्तनत को 13 वर्षों के अंतर्गत 40 हुण जो है वो देंगे, 40 लाख हुण देंगे। तो उस समय जो राजा जयसिंह है उसने इस एक्सटेंडेड संधि को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि इन 2 जगहों को जीतने के लिए शिवाजी को अपनी सारी शक्तियां झोंकनी पड़ जाएंगी। और ऐसे में शिवाजी जब शक्ति झोंकेगा तो कमजोर तो हो ही जाएगा, सैन्य शक्ति पे भी हम कब्जा कर लेंगे, और जो संधि है वो उसमें तो नुकसान इन्हीं का ही है, शिवाजी का ही है। तो इस तरीके से ये भी स्वीकार कर लिया और परिणामतः वास्तविक रूप में शिवाजी को बहुत नुकसान हुआ इस संधि के बाद। फिर शिवाजी को ये लगा कि लगता है मुझे मिलने जाना पड़ेगा,
और इसलिए वो अपनी एक नई रणनीति के तहत शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए तैयार हुए। इसके लिए राजा जयसिंह ने उन्हें प्रेरित किया था और वो मान भी गए थे। हो सकता है ये कुछ मिडवे निकल आता। तो ये वही है, 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिलने जो है वो आगरा पहुंचे और इसी दौरान इस औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर लिया था। क्या घटना थी नजरबंद करने की, उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो राजा जयसिंह है, जब इन्हें लेकर के पहुंचता है मुगल दरबार में, ये मुगल दरबार है, मुगल दरबार में जब पहुंचता है तो औरंगजेब बैठा हुआ है धूर्त, और ये शिवाजी और उनके साथ में तकरीबन 4000 मराठा सैनिक शिवाजी के साथ में 9 मई 1666 को पहुंच जाते हैं। तो उस समय औरंगजेब इतनी बड़ी शक्ति के आने के पश्चात भी इनके प्रति बड़े उदासीन भाव से पेश आता है, जैसे कि एक आम आदमी आया हो। और ये बात शिवाजी को अखर जाती है कि हम मिलने आए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हमारा सम्मान नहीं करेंगे। ना को चने चबवा दिए थे, वो तो जयसिंह था, फोड़ फांस के किसी तरीके से, वरना जयसिंह को भी मजा चखा ही देते शिवाजी। तो 400 मराठा सैनिक के साथ में जब गए तो क्योंकि ये बड़ी उदासीनता से पेश आया और इसने शिवाजी और उनके सैनिकों को कहा या साथियों को कहा कि आप पंच मनसबदारों की पंक्ति में खड़े हो जाइए, तो शिवाजी बिदक गए और वहां से निकल आए। उस पंक्ति में खड़े होना स्वीकार नहीं कि आम लोगों की तरह हमको ट्रीट कर रहा है ये, निकल गए वहां से। और जब ये हुआ तब औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा कि उन्हें लेकर के आओ। राम सिंह के साथ में एक और वजीर को भेजा। तो वो दोनों जब शिवाजी से मिलने आए तो शिवाजी ने अपनी बात बताई कि ये कौन सा तरीका है, समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी माने नहीं। और जब वापस ये दरबार पहुंचे राम सिंह, तो उन्होंने बताया कि शिवाजी की तबीयत ठीक नहीं है। इस चीज का बहाना उन्होंने कर दिया कि शिवाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहां से निकल गए थे। अब यही बहाना काम आएगा आगे। तो औरंगजेब ने तय किया कि ठीक है, राम सिंह की देखभाल में जयपुर भवन में उसे नजरबंद कर दिया जाए, सुविधाएं सारी दी जाएं। यहां कह सकते हैं कि थोड़ी सी उदारता का भाव भी दिखाता है कि इस तरीके से कि मतलब जो है अत्याचार वगैरह टाइप की जो चीजें हैं वो नहीं करी गई। अब इसको किसी भी रूप में लिया जा सकता है, लेकिन यह है कि जयपुर भवन में राम सिंह की निगरानी में कैद कर दिया गया। अब मुगल दरबार के जो लोग थे वो औरंगजेब से कहते थे कि आपने ये दुश्मन को अपने यहां पाल क्यों रखा है, पकड़ ही लिया है, कैदी कर लिया, नजरबंदी कर लिया, तो मार डालो, खत्म करो। लेकिन जब तक औरंगजेब के ऊपर इस सब चीजों का प्रभाव होता और औरंगजेब इसके पीछे कोई चाल चल पाता, औरंगजेब ने जो राजा जयसिंह थे उनसे पूछा। राजा जयसिंह ने भरोसा दिया था कि तुमको हम, राजा जयसिंह ने छत्रपति को यह भरोसा दिया था, शिवाजी को यह भरोसा दिया था कि हम अपने बेटे, ये बेटा राम सिंह जो है, ये जयसिंह का बेटा है, कि हम अपने बेटे के संरक्षण में तुमको रखेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। और चलो कहां, उनसे मुलाकात करने, औरंगजेब से। तभी ये गए थे। उन्होंने सोचा शायद कोई मिडवे निकल आए, युद्ध करना कोई जरूरी थोड़ी है। तो जब वो चीजें सफल नहीं हुई और राम सिंह के देखभाल में जयपुर भवन में जब कैद कर दिया गया, तो अब लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, औरंगजेब और उसके साथियों ने, किसी तरह इसको मार डाला जाए। तो जयसिंह से पहले पूछा कि तुमने संधि क्या करी थी, कैसे क्या कह करके तुमने इनको बुलाया था। तो जयसिंह ने यह बताया कि हमने सिर्फ इस बात का आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके से तुम्हारी जान को खतरा नहीं है, इसके अलावा कोई संधि नहीं हुई है। और उसके बाद जयसिंह वहां से चले गए। और ये सारी बात जब इनको पता चल, मतलब ये सब चीजें हुई उससे पहले इन्होंने एक प्लानिंग बना ली। तबीयत खराब होने वाली बात थी, उसको उन्होंने और खराब किया और बहाना किया कि हमारी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है। और फिर धीरे धीरे करके वो ठीक भी होने लगे। तो ये पूरा एक चाल है, तबीयत खराब करना और तबीयत को ठीक करना। तो महल में, यही जयपुर भवन में, वो अपने आप ठीक होते हैं और ठीक होने की खुशी में वो कहते हैं कि हम जो आम जनता है, अपने ठीक होने की खुशी में, क्योंकि हम ईश्वर का प्रसाद मानते हैं इस चीज को, इसलिए हम उनको जो है भेंट देंगे। तो उन्होंने मिठाइयां बनवाई और मिठाइयां जो है वो भेंट करनी शुरू करी। तो जो मिठाइयों की टोकरी भेजी गई, उन्हीं में से एक टोकरी में ये शिवाजी और जो इनके बेटे शंभाजी हैं वो उसी से निकल भागे, वहीं से।
और इसलिए इस काम के लिए शिवाजी ने अपने सौतेले भाई हीरोजी को अपनी जगह पर सोने का कड़ा पहना करके लेटा दिया, जिससे कि व्यक्ति को लगे कि हाँ ये शिवाजी हैं। जब तक लोगों को पता चला तब तक ये बहुत दूर निकल चुके थे। उसके बाद वो मथुरा में इनके कुछ मराठा परिवार के लोग रहते थे, उनके पास में संभाजी को छोड़े और उसके बाद वो इलाहाबाद, बनारस, गोंडवाना, गोलकुंडा होते हुए फाइनली 22 सितंबर 1666 को अपने किले में वापस आ गए। ये है महान घटना जिसको लेकर के टिप्पणी करी गई है अभी पर्यटन मंत्री की तरफ से महाराष्ट्र के। तो घटना समझ में आ गई आपको, ठीक है। बहरहाल हम इस चीज को दूसरे प्रोस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन उसके बाद जब ये वापस आए तो फिर से इन्होंने मुगलों के खिलाफ जो है मतलब लड़ना तो चाहते थे, लेकिन इनके और मुगलों के खिलाफ में जो है वो संधि हो गई। और ये 1668 में मुगलों की संधि जब हो गई तो इससे तकरीबन 1-1.5 साल तक जो है वो शांति रही। लेकिन 1670 में उन्होंने फिर से मुगलों के खिलाफ जो है वो युद्ध प्रारंभ कर दिए और तमाम सारे दक्षिण भारत के जो किले थे, पुरंदर की संधि में जो किले खोए थे 23 किले, वो सारे एक एक करके उन्होंने पाने शुरू कर दिए और अधिकतर पे उस पर उन्होंने विजय कर ली। तो वही कहा गया कि साम्राज्य को फिर से स्वतंत्र कराने के लिए शिवाजी भाग निकले थे। तो ये थी कहानी। तो उन्होंने किया भी। एक जगह है कोंगना, कोंगना के किले को उन्होंने नानाजी की सहायता से जीता था, पेशवा नानाजी की सहायता से, और उसी कोंगना का नाम इन्होंने सिंगड़ रखा था। तो ये सिंगड़ भी इनके पास में आ गया। बाद में 16 जून 1674 को उन्होंने काशी के एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम था पंडित विश्वेश्वर। मूल नाम पंडित विश्वेश्वर था, लेकिन उन्हें श्री गंगा भट्ट की उपाधि प्राप्त थी और श्री गंगा भट्ट जो है वो आकर के रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक करते हैं। तो 16 जून 1974 को इनका राज्याभिषेक हुआ और उसके 12 दिन के पश्चात जीजाबाई जो थी, जीजाबाई, उनका जो है वो निधन हो गया। बीमार थी बहुत ज्यादा और इसके बाद इनका निधन हो गया। और इसीलिए कहा जाता है कि शिवाजी ने इसके बाद माताजी की मृत्यु के बाद एक बार फिर से राज्याभिषेक कराया तांत्रिक विधि से। तांत्रिक विधि से पुनः जो है वो राज्याभिषेक करवाया, पुनः राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक फिर से हुआ। ठीक है, ये कोई इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं है, लेकिन ठीक है, याद रखना आपको। तो इस तरीके से उन्होंने अपने राज्याभिषेक होने के पश्चात जब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी, ठीक है, अब यहां पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण करी और छत्रपति के साथ अन्य भी 2 उपाधियां जो शुरुआत मैंने बताई थी आपको, वो धारण करी और तमाम सारे जो राज्य थे उसको फिर से विजित करना शुरू कर दिया। मराठा का साम्राज्य हो, कर्नाटक का साम्राज्य हो, सूरत हो, गोंडवाना हो, कोंकण तट हो, ये सब उन्होंने फिर से लगातार विजय पे विजय हासिल करना शुरू कर दी। और इस तरीके से तमाम सारी विजयों को प्राप्त करते हुए अंततः शिवाजी भी जो है वो बीमार पड़ गए और लास्ट में जब वो बीमार पड़े तो इसी बीमारी के चलते उनका जो है 14 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो ये था वीर शिवाजी का पूरा इंपॉर्टेंट जो है वो पूरा जो समय काल था वो मैंने आपको बताया। आशा करते हैं सारे पॉइंट्स जो आपको समझ में आए होंगे। और आज के इसी अध्याय से संबंधित एक प्रश्न है, शिवाजी और मुगलों की पहली टक्कर किस सन में हुई थी? 1657, 1658, 1659 या फिर 1660? सही आंसर आप हमें भेजिएगा, आगे इस कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या फिर हम लिंक बताएंगे वहां पर भेज सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न है, एक राष्ट्र निर्माता के तौर पर शिवाजी का मूल्यांकन कीजिए। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद करेंगे कि इसे आप 250 शब्दों में लिख करके, 250 शब्दों में लिख करके हमें भेजें और हम इस संदर्भ में आपको सही जो है जो आप भेजोगे उसमें जो गलतियां होंगी उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे आपके लिए। तो ये कहां भेजेंगे आप या तो इसको लिख करके इसका पीडीएफ बना करके हमें इस टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दीजिए, या फिर ये हमारी ईमेल आईडी है virad.dubey@studyiq.com, यहां पर आप हमारे को भेज सकते हैं। और आप सोशल मीडिया पर अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो विरद दुबे 01 के नाम से आप हमसे तीनों में से कहीं पर भी जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं आज का ये जो अध्याय है इसमें बताई गई जो कहानी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और महान वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के राष्ट्रवाद को आपने समझने का प्रयास किया होगा। धन्यवाद।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।